नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज इन्वायरमेंट की एक नई क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंट के एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिससे संबंधित जितने भी वन लाइनर प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इस पीडीएफ में शामिल किया गया है। तो अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आइए इससे संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का क्या अर्थ है। जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ होता है। तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की जो उपस्थिति है उसी को दर्शाता है क्या, जैव विविधता। नेक्स्ट आ जाता है कि सर्वप्रथम जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है वाल्टर जी रोजेन ने। वाल्टर जी रोजेन ने सर्वप्रथम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। तो वो उष्णकटिबंधीय वनों को जो है क्या है, जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उन क्षेत्रों में क्या है, वनों की सघनता जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट कि वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए वन्य जीव अभयारण्य हो गया और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया और राष्ट्रीय उद्यान, इनकी क्या है स्थापना की जाती है ताकि जैव विविधता क्या है सुरक्षित बनी रहे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 2020 को किस रूप में घोषित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2011 से 20 के लिए जैव विविधता का दशक घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैव विविधता दशक संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया है। तो 2011 से 2020 का दशक है, उसे जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हॉटस्पॉट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो है नॉर्मन मॉयर्स के द्वारा। नॉर्मन मॉयर्स के द्वारा सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया है, कब, 1988 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ कि ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों एंडेमिक स्पीशीज की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है उन्हें क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में कुल 36 ऐसे इनकी संख्या है। अब वर्तमान में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, 36 है। जबकि भारत में देखा जाए तो भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिक दृष्टि से अधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों एंडेमिक स्पीशीज की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, हॉटस्पॉट कहा जाता है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहलाते हैं। अब विश्व में इतने कुल 36 इनकी संख्या हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है। भारतीय जैविक राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण जो है वो स्थापित किया गया है चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई में, और ये किया गया था वर्ष 2003 में। तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित है, तो यह स्थापित है चेन्नई तमिलनाडु में वर्ष 2003 में। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है। तो वो लेह बेरी के नाम से प्रसिद्ध पर्णपाती झाड़ी है, उसका नाम है सीवक थॉर्न। सीवक थॉर्न जो है भारत में लेह बेरी के नाम से पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में अति सघन मतलब हाई डेंस फॉरेस्ट जो हैं, हाईली डेंस फॉरेस्ट वो पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अर्थात उत्तर पूर्वी भारत में जो है वो अति सघन वन पाए जाते हैं। उनमें से जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है वहाँ सबसे अधिक सघन वन हैं। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है। तो बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव के लिए क्या है, एम स्ट्रिप्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि अर्थात जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो भारत के द्वारा जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो किए गए हैं 23 जनवरी 2003 को।
23 जनवरी 2003 को भारत द्वारा जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? जो ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप है, जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को क्या है, कम करने लगता है। जैव विविधता को घटाने का कार्य कौन करता है? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप, जो कि पर्यावरण को क्या है, हानि पहुंचा रहा है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में सिंह पुंछी बानर मकाक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाने वाले जो सिंह पुंछी बानर हैं, जिनको मकाक के नाम से भी जाना जाता है, ये मुख्यतः साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में पाए जाते हैं भारत में सिंह पुंछी बानर, जिनको मकाक के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्राकृतिक आवास यहाँ उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो जैव विविधता अधिनियम जो है वर्ष 2002 में पारित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडारॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? तो जो मॉरिशस में एक पक्षी है डोडो पक्षी, यह जो है उपयुक्त पौधों का फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। तो डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण क्या हुआ, मॉरिशस में जो सिडारॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति थी वो भी विलुप्त हो गई। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जो मरीन नेशनल पार्क है वो कच्छ की खाड़ी अर्थात गुजरात में स्थित है। भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से भारत के कुल 4 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से पहला आ जाता है पश्चिमी घाट, और दूसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका पहला हो जाता है, दूसरे में है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी हिमालय और चौथा है सुंदरलैंड अर्थात निकोबार द्वीप समूह के आसपास का जो क्षेत्र है। तो भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, चारों को आप याद रखिएगा कि एक तो पहला है पश्चिमी घाट व श्रीलंका, सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा फिर इंडो बर्मा क्षेत्र है, फिर पूर्वी हिमालय है और चौथा लास्ट है सुंदरलैंड निकोबार द्वीप समूह के आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट आता है कि फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट की भी कहा जाता है, यह क्या है? तो ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, वो है चमगादड़ों की एक प्रजाति, जिसे फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक अर्थात रेड लिस्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है रेड डाटा बुक अर्थात रेड लिस्ट, और जारी करता है वो है IUCN के द्वारा जारी की जाती है रेड डाटा बुक। कौन सी औषधि मेडिसिन जो गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो जो डाइक्लोफेनेन सोडियम नामक औषधि है, मेडिसिन है, वो गिद्धों की संख्या को क्या है, तेजी से कमी करने में उत्तरदायी है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का जो मुख्यालय है वो स्थित है हरियाणा के बल्लभगढ़ में स्थित है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड। वृक्षों पर रहने वाली किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुगस फल्गेंस है? तो वो है रेड पांडा जो है वृक्षों पर रहने वाली स्तनधारी है, जिसका नाम एलुरस फॉल्गेन है। नेक्स्ट आता है कि भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में रेड पांडा ये जो है नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। तो ये उत्तर पूर्व भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये पाया जाता है सिक्किम में रेड पांडा, जो कि वहाँ का जो है राजकीय पशु भी है रेड पांडा। नेक्स्ट है दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो जो दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, और ये मुख्य रूप से हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है।
अब आता है नेक्स्ट कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। तो वो है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जो है वो जीव अमोनिया को नाइट्रस में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है। तो जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में रासायनिक तत्वों का जो प्रवेश है वो पौधों की जड़ों के द्वारा होता है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। तो भारत में जो पूर्वोत्तर के राज्यों को क्योंकि वहाँ क्या है जैव विविधता की अधिक पाई जाती है, जिस कारण पूर्वोत्तर को भारत को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो भारत में कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे चरम समुदाय अर्थात क्लाइमेक्स कम्युनिटी के द्वारा परिभाषित किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है। तो कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है नारियल के वृक्ष को। नारियल को दिया जाता है कल्प वृक्ष की उपमा। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जो प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में स्थित केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। अब कुछ देख लेते हैं राज्य और उनमें स्थित राष्ट्रीय उद्यानों को। तो जम्मू कश्मीर राज्य में मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो है दच्चीग्राम जहां हंगुल मृग का संरक्षण किया जाता है, दूसरा है सलीम अली और तीसरा है किश्तवाड़। तो दच्चीग्राम, सलीम अली और किश्तवाड़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। फिर लद्दाख के अंतर्गत आ जाता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में है कालेसर और सुल्तानपुर। कालेसर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हरियाणा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी, सिम्बलवारा। तो हिमाचल प्रदेश में कौन आ रहा है, ग्रेट हिमालय आ रहा है नेशनल पार्क, दूसरा है इंदर किला है, फिर खीरगंगा और पिन घाटी है, खीरगंगा, पिन घाटी और सिम्बलवारा है। और आते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के अंतर्गत हो गया जिम कार्बेट जो कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और फिर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फिर है गोविंद पशु विहार और नंदा देवी, और एक है अंतिम है फूलों की घाटी जिसे फ्लावर ऑफ वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत शामिल है केवला देव जो कि पक्षियों के संरक्षण के लिए भरतपुर में स्थित है, और एक है रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थली, मुकुंदरा हिल्स। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। गुजरात के अंतर्गत आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, एक है मरीन जिसे कच्छ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, और एक है ब्लैक बक, और अंतिम है बंसदा। तो ब्लैक बक और बंसदा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित हैं, ये स्थित हैं गुजरात में। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखे जाएं तो संजय गांधी जो कि बोरीवली में स्थित है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 राज्यों में स्थित हैं, और फिर है तदोवा राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल, नवेगांव और चंदोली। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सबसे इंपॉर्टेंट, फिर दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फिर आ जाता है तदोवा, गुगामल, नवगांव और चंदोली।
सभी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। गोवा राज्य के अंतर्गत आ जाता है महावीर, जिसे मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो गोवा में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के अंतर्गत राजीव गांधी नागरहोल, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा, अंसी, बांदीपुर। तो कर्नाटक के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, फिर दूसरा है नागरहोल, फिर कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा और अंसी और बांदीपुर। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कुछ राज्यों के हो चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को और देखते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है, भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो ये इस राष्ट्रीय उद्यान से मुख्य रूप से बाण गंगा और गंभीरी जो नदियां हैं वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा स्थल शामिल नहीं है? तो वो है वानस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट आते हैं कि कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विषय के अंतर्गत आता है? तो जो कृत्रिम ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं उनके द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है तो वो आता है XC2 के अंतर्गत, अर्थात बाह्य स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थित हैं। नेक्स्ट दोबारा से कुछ क्वेश्चन वही रिपीट हो गए हैं तो इनको स्किप कर देते हैं और जो ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं इनकी लिस्ट को देख लेते हैं। यूनेस्को द्वारा शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि भारत में कुल इनकी संख्या 18 है। तो यूनेस्को द्वारा शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में पहला आ जाता है नीलगिरी जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और ये वर्ष 2000 में यूनेस्को सूची में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी यह तमिलनाडु में स्थित है। सुंदरबन आता है पश्चिम बंगाल में। और नंदा देवी जो है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है नौकरेक जो है वो स्थित है मेघालय राज्य में। पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आता है सिमलीपाल स्थित है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है अमरकंटक और अचानक मार जो है वो एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित हैं। ग्रेट निकोबार जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। अगस्त मलाई जो है वो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अंतिम 11वां और अंतिम है यह है कंचनजंगा 2008 में शामिल हुआ जो कि लास्ट है और यह है सिक्किम राज्य में। तो 11 जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो अभी हमने प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि नीलगिरी जो कि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत शामिल है और ये वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है जैव सुरक्षा समझौता से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है जैव सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है तो वो है आनुवांशिक विविधता जो है प्रजनन कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो भारत को सर्वप्रथम जैव भौगोलिक क्षेत्रों एवं जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था रोजर और पनवार ने। रोजर और पनवार का नाम याद रखना होगा कि इन्होंने भारत को सर्वप्रथम जैव भौगोलिक क्षेत्र और जैव भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया। अरीवादा क्या है? तो जो ये अरीवादा है वो कछुओं के कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है जिसे अरीवादा के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड WWF
वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो 1961 में वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना की गई वो है, इसका मुख्यालय स्थित है ओस्लो, नॉर्वे में। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान अर्थात राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि देश में सबसे ज़्यादा स्थित हैं। नेक्स्ट आता है कि एनसीएमबी किस शहर में स्थित है? एनसीएमबी जो स्थित है वो स्थित है जामनगर, गुजरात में। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको के नाम से जाना जाता है वो पाई जाती है पश्चिमी घाट के वनों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देखा जाए तो वो है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। आते हैं नेक्स्ट कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में 1936 में स्थापित हुआ भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। वह प्रोजेक्ट टाइगर है जिसके अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। इसका पहले नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। तो जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में होती है और इसका जो पहले नाम था वो नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अब वर्तमान में इसे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो वो है काजिन द्वीप। काजिन द्वीप जो है वो सेशेल्स देश में स्थित है और ये जो द्वीप है ये केवल पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। अगला आता है कि भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य जो है वो वेदाथंगल, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो भारत के 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है यह मुख्य रूप से बारहसिंघा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी फ्लावर ऑफ वैली वाला राष्ट्रीय उद्यान किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान की जो खोज की थी वो की थी फ्रैंक स्माइथ व होल्ड्सबर्थ ने। नेक्स्ट आता है कि किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन को। नेक्स्ट एक लिस्ट दी गई है पक्षी अभ्यारण्यों की, इनको भी देख लेते हैं कि घाना पक्षी विहार जो है वो स्थित है भरतपुर, राजस्थान में। रंगनथिट्टू पक्षी विहार जो है वो मांड्या, कर्नाटक में स्थित है। वेदाथंगल पक्षी विहार जो है वो कांचीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है। नीलापट्टू पक्षी विहार जो है वो नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है वो स्थित है गुरुग्राम, हरियाणा में। सलीम अली पक्षी विहार चेराओ मांडवी नदी पर ये स्थित है गोवा में। जबकि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में है और सलीम अली पक्षी विहार जो है वो कहाँ स्थित है? गोवा के चोराओ मांडवी नदी के पास। कौंडिन्या पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कौंडिन्या पक्षी विहार स्थित है चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। और अंतिम है चिल्का झील पक्षी विहार क्या है? तो चिल्का झील के पास ही है। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। तो पुरी के पास जो है चिल्का झील पक्षी विहार स्थित है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इन्वायरमेंट से संबंधित और भी प्रश्नों को हम लेकर आएंगे।